तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एमपी के 50 टॉप क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और आज मैंने थोड़ा भूगोल का कंप्लीट नहीं कर पाया था पीडीएफ, तो 2-1 दिन में मैं पूरा कंप्लीट मध्य प्रदेश का भूगोल करा दूंगी, क्योंकि पीडीएफ को कंप्लीट होने में टाइम लगता है और टाइम थोड़ा नहीं कम है मेरे पास, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए ये भी क्लास लानी है। तो जितने भी मेरे बच्चे हैं जो जेल प्रहरी और अभी जो वन फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जेल अधीक्षक, किसी XYZ कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो अभी जो रिसेंटली में जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिट होगी। यहाँ से एक ना एक हर क्लास में से एक ना एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो आपको ये क्लास पूरी देखना है, प्लस आप लोगों को बताना है क्लास कैसी लगी। तो चलिए, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है, इसमें बैठिए सब लोग। और फ्री कंटेंट है, कोई किराया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप लोगों को फ्री बैठ के हम मध्य प्रदेश का पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। तो आप सब बैठ गए, हमारी बुलेट ट्रेन में बैठ गए। चलिए हम चलते हैं। तो स्वागत करते हैं आप सबका। तो स्वागत है अंकिता शर्मा क्लासेस में आप सभी का। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो कल हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम चलते हैं। आज हम 51 देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें 50 क्वेश्चन है टोटल, मगर हर क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल मिलेगी आप लोगों को। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड करा दूँगी, जब आप लोग कमेंट करेंगे तो। और कमेंट नहीं करें तो नहीं मैं कराऊँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते कमेंट करते नहीं हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो कम से कम कर लिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कम से कम इतनी मेहनत का ख्याल तो किया करो मेरी, कि मैंने कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आप मोटिवेट नहीं करते हो मेरे को। जब तक आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं कहाँ तक कंटेंट बनाऊँगी, क्योंकि हमें भी कुछ चाहिए। तो हम चलो देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर। तो हमारा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। तो देखते हैं 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम कौन सा स्थित है। तो उसके निकट में स्थित है आपका जबलपुर। क्या स्थित है? जबलपुर। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है आपका क्या? जबलपुर। ये क्वेश्चन MPPSC 2018 में वैसे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो या तो ये क्वेश्चन तुक्का से सही होंगे, बाकी इतना कंटेंट कोई भी बच्चा याद नहीं रख सकता। इसमें या तो तुक्का लगा सकते हो, बाकी आप कहो कि मैडम मैं पढ़ के कर लूँगा, तो आप महान बच्चे होंगे जो पढ़ के कर लेंगे। बाकी ऐसे क्वेश्चन तुक्का से सही होते हैं। आप लोगों को बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ए। तो ये डाटा दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ लूँ। तो है जबलपुर कितना है? 795 डिग्री, वो 79 डिग्री 58 पर है। और पन्ना आपका कौन सा? 80 डिग्री 10 पर है। रीवा आपका 81। यानी ये कंटेंट आप लोगों को भले मत याद करना, मैं कह रही हूँ। या तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ देना, और या फिर करना तो तुक्का लगाना। तुक्का लगाना वो भी फिट हो जाए तो, वरना ऐसे तुक्का नहीं लगाना, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे आप लोगों को बता दें कि हमारी जितनी भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और कुछ मैं कल अगर कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, तो मैं ऐसे टॉप क्वेश्चन लेके आऊँगी जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और उनका दोबारा रिपीट होने का चांस है उन क्वेश्चन का। तो लगभग 35 या 40 वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर हो सकता है तो मैं कल उन क्वेश्चन को करा दूंगी, जिन बच्चे का एग्जाम हो तो उन क्वेश्चन को। और कल वाली वीडियो को आप लोग जरूर देख के जाना, क्योंकि उसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, और जिसमें लगभग मध्य प्रदेश का इतिहास में कंप्लीट करा दूंगी। और कुछ जो मैं बता रही हूँ वो 40-45 क्वेश्चन उनको मैं कंप्लीट करा दूंगी। बस इतना करा पाऊंगी। और फिर आने वाली है हमारी भूगोल की भूगोल की क्लास आ रही है, जिसमें कम से कम आप लोगों के वहाँ से क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो 5-6 क्वेश्चन वहाँ से भूगोल के निकल के आए। संपूर्ण भूगोल का रिवीजन है। उस क्लास को चूकना मत, उस क्लास को जरूर देखना आप लोग एग्जाम से पहले, ठीक है।
तो चलिए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है, बालाघाट में। कहाँ पर होती है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा होती है बालाघाट में। अगर पूछ ले सबसे कम होती है तो सबसे कम होती है कहाँ पर, भिंड में। कहाँ पर होती है, भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। कितनी, 75%। कितनी, 75% वर्षा कहाँ पर होती है, भिंड में। और बालाघाट में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है कहाँ पर, बालाघाट में। ओके, पता चल गया आपको। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस है। तो इस वाले क्वेश्चन की सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो आप लोगों को याद रखना है भिंड में होती है 75%। इतना याद रखना, 50 से 75 लिखा है तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ओके, अगर पूछ ले भिंड में भी सबसे ज़्यादा कम वर्षा कहाँ पर होती है तो गोहद में। भिंड के कौन से, गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। ओके, आगे चलूँ। और एक और मैं क्वेश्चन बता दूं कि अगर पूछ ले सर्वाधिक वन कहाँ पर है तो बालाघाट में। ठीक है, बालाघाट में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वन भी कहाँ पर है, बालाघाट में। ओके, अगर उसने पूछ लिया कि सर्वाधिक सागौन के वन कहाँ पर है, अगर उसने क्वेश्चन कर लिया कि सर्वाधिक सागौन के वन कहाँ पर है, तो आपको लगाना है नर्मदापुरम। क्या लगाना, नर्मदापुरम। नर्मदापुरम या नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदापुरम या नर्मदा घाटी, एक ना एक लगा देना। ठीक है, याद रखना, सर्वाधिक वन अगर जिला पूछे तो नर्मदापुरम, घाटी पूछे तो नर्मदा घाटी। ठीक है, नर्मदा घाटी। ओके, याद रखेंगे सर्वाधिक सागौन के वन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 देशांतर से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, मध्य प्रदेश की, चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की हम भौगोलिक स्थिति। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कितनी, 21 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश। इसे हम कल मैप पर देखेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो मैप लेकर आ रही हूँ, उसे मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगी कि 21 डिग्री से किधर है। ऐसे यहाँ पर मैं देखो बना के तो बताती हूँ। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश ये रहा 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इधर आपको देखें पूर्वी देशांतर, इधर कहाँ पर, इधर मिलेगा आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इसे कल मैं पूरा मैप पे करा दूंगी, पर आज हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आज हम इतना याद रखेंगे। 21 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 देशांतर से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप लोगों को याद हो गया, इसे याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप IMP लगा के दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो ज़्यादातर वो आपके ऑप्शन से ही सही हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है 21 डिग्री, आप इतना याद रखना 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30। अब आपको यहाँ पे 22 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे 28 मिल रहा है, आप यहाँ से काट दो। ठीक है, यहाँ पर 23 डिग्री सीधा काट दो, 21 डिग्री 28 डिग्री सीधा काट दो, एक भी ऑप्शन नहीं मिला। सीधा आपको याद रखना 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30। यहाँ पे अपन ऑप्शन दिमाग में बसा लो, आंखों में इतना ऑप्शन देख लो कि हाँ बस गया, जाके एग्जाम में आप इसको सही कर देना। ध्यान रखना, इतना प्रेशर रहता है एग्जाम में कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ठंडे दिमाग से आराम से बढ़िया एग्जाम देने ना। उसके एक दिन पहले आराम से सोइए, कोई क्लास नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना, बढ़िया ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम दे दीजिए, बिल्कुल स्लो मोशन में। यह एग्ज़ाम अच्छे से जाता है, एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए मैं बता रही हूँ। कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो अपन को पता है क्या होना है, कि अपन ने कितना पढ़ा है वही होगा। तो मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश के क्या है, अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले क्या किन्हें कहते हैं, कि जिनकी सीमा किसी बाहर, यानी अपने मध्य प्रदेश के किसी बाहर अदर स्टेट से ना लगे, उसे क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती जिले कहते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के यहाँ पर हो जाएंगे अंतर्वर्ती जिले। तो मध्य प्रदेश की ये जितनी भी एरिया के ये वाले हैं, ये वाले जिला हैं, तो जिन जिलों को छोड़कर अंदर के जितने भी जिला, जैसे भोपाल है, इंदौर है, विदिशा है, सीहोर है, तो ये वाले जितने भी यहाँ पे मिलेंगे ज़िले, जो आपके जो अशोकनगर है,
तो जिन जिलों की जिला सीमा किसी अदर स्टेट से नहीं लगी, ना उनकी महाराष्ट्र से लगती, ना छत्तीसगढ़ से लगे, ना यूपी से लगे, ना राजस्थान से लगे, उनको कहते हैं अंतर्वर्ती जिला। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती जिला। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 18। अभी वर्तमान में 18 हो गई है उनकी संख्या। कितनी? अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 18। याद रखना। एक क्वेश्चन आया हुआ, देखो मैंने कही ये सारे क्वेश्चन मैं वो लेके आई हूँ जो पूछे गए हैं, और इनमें से आप लोग कहते हो कि नहीं मैम ये तो पूछ लिया गया। नहीं, अब नहीं पूछा जाए। आपको क्या याद रखना है कि इसमें से उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, उसने पूछा अंतर्वर्ती। अब आपको पढ़ना है कि सीमा से लगे कितने जिले हैं, कितने, कि जो मध्य प्रदेश की सीमा है उनसे सटे कितने जिले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर उसने अंतर्वर्ती पूछ लिया, अब उसने पूछा सीमा से लगे कितने जिले हैं, तो आपको ये वाला याद रखना। इसीलिए हम कल लेके आ रहे हैं भूगोल, क्योंकि ऐसे आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर मैं डाटा बता दूंगी तो मैं लेके आ रही हूँ कल तो नहीं, सॉरी, 2 या 3 दिन लगेंगे क्लास को आने में, क्योंकि मैं प्रॉपर उसे कंप्लीट करके लेके आऊँगी। तो उस क्लास से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन आप लोग स्पष्ट लिखा है कि मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति, 3 चीज़ें रहेंगी। 3 चीज़ में क्वेश्चन, और मध्य प्रदेश का या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे 5 आपके भूगोल से रहेंगे, 5 आपके इतिहास से रहेंगे, और 5 आपके संस्कृति से रहेंगे। तो संस्कृति की क्लास हमारी 2-5 घंटे की होगी, और वहाँ से मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी 2 या 3 घंटे में पूरे आपके कंप्लीट करा दूंगी। या 5 क्वेश्चन आपके फ्री के, बिल्कुल फ्री के लौट के ले जाओ, फ्री में। तो संस्कृति की और इतिहास की मैं क्लास आपकी, यानी आपको मैं 15 तारीख तक सारे क्वेश्चन करा दूंगी। 2-3 दिन आप बढ़िया रिवीजन करना और बढ़िया एग्जाम में क्लास देखना, ठीक है। और जाके आपको देना है, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी होगी तो आप कम से कम क्वेश्चन करके आओगे तो 15 बिल्कुल सही करके आओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम चंबल बेसिन में स्थित उत्तरी जिला। मैंने कल आपको मैप में बताया था, मुरैना। आंख बंद करो, लगा दो मुरैना। उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया क्वेश्चन, मेरा एक सुनो ध्यान से, और उसने कल पूछा कि सबसे ज़्यादा उत्तरी जिला है मुरैना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी का कटाव होता है कौन सी नदी करती है? याद रखना, चंबल उत्तरी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? चंबल। कौन सी नदी हो जाएगी? चंबल। चंबल क्या करेगी? मिट्टी का कटाव। क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का कटाव इसीलिए चंबल करती है, यहाँ पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? और जलोढ़ मिट्टी। अगर जलोढ़ मिट्टी में आप इतना भी पानी डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है इरोजन, यानी नलियाँ। यहाँ पर क्या हो जाती है? नलियाँ। तो चंबल नदी का बहाव इतना तेज होता है कि यहाँ की मिट्टी को ऐसे साइड साइड से, जहाँ से चंबल नदी बहेगी वहाँ गहरे खड्डे बना देगी, यानी खाई बना देगी, गहरी गहरी, ऐसी छोटी मोटी नहीं, बहुत गहरी खाई। तो यहाँ पे सर्वाधिक मिट्टी का कटाव देखने को मिलेगा आपको उत्तरी जिले में, ठीक है। याद हो गया? आगे चलूँ। चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी मुरैना है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। देश में कितने जिले राजस्थान की सीमा छूते हैं? अरे एक क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया। ये देखो क्वेश्चन कहाँ पे? जेल पहरी में आया हुआ है। आप लोगों को याद रखना, ये जेल पहरी का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के राजस्थान से कितने जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा बना रहे हैं? तो राजस्थान से बना रहे हैं 10 जिले सीमा। कितने? राजस्थान से 10 बना रहा है। यूपी से कितने बना रहे हैं? 14। यूपी से कितने बना रहे हैं? 14। राजस्थान से हो ही गया, यूपी से हो गया, और गुजरात से कितने जिले बना रहे हैं? 2। गुजरात से कितने? 2, ठीक है। तो इसे मैं कल मैप पे समझा दूँ, क्योंकि आज मुझे क्वेश्चन ज़्यादा करना है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लिए, और ये बात आप लोग याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन ये वाला आने वाला है, ठीक है। मेरी तरफ से क्वेश्चन ले जाइए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। कल मैं बता दूंगी कितने क्वेश्चन आने हैं, और ये मैं सब मैप पे करा दूंगी। मैप पे जितना याद रहता है ना, उतना कहीं पे नहीं याद रहता। तो उत्तर प्रदेश से कितने सीमा बनाएंगे? 14। कितने सीमा बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश से 14। चलिए आज हम मैप बना लेते हैं। ये हो गया हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश। थोड़ा मुझे ड्राइंग करना अच्छे से नहीं आता है, एडजस्ट कर लो, ठीक है। हमारा हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ,
अरे मैप चलोगा। आइए गुजरात, ये सीमा किसकी है? गुजरात की। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। ये कौन है? गुजरात। कौन से ज़िले? 2 ज़िले। कौन? झाबुआ यानी बुआ और अलीराजपुर यानी अलीबुआ। कहाँ जा रही हैं? गुजरात। तो अलीबुआ कहाँ चल रही? गुजरात। ठीक है। अब ये आ गया आपका महाराष्ट्र, ये रीजन है महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र से 9 ज़िले लगते थे, अब कितने हो गए? 10 ज़िले। कितने हो गए? 10 ज़िले। ठीक है, तो ये आपके आ गए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से कितने ज़िले लगेंगे? 10 ज़िले। कितने? 10 ज़िले किससे लग रहे हैं? महाराष्ट्र से। कितने ज़िले लग रहे हैं? 10 ज़िले महाराष्ट्र। अब आ जाओ छत्तीसगढ़। ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ से यहाँ तक। महाराष्ट्र को मैं थोड़ा कट कर दूँ। ये आपका आ गया क्या? छत्तीसगढ़। तो ये आपका हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ से कितने सटे हुए हैं? 7। कितने? 7। किससे? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, आगे चलूँ। अब आ जाओ राजस्थान। राजस्थान से कितने लगे हैं? 10। कितने? 10 किससे लगे हैं? राजस्थान से। अब आ जाओ यूपी। यूपी से कितने हैं? 14। कितने ज़िले? 14 ज़िले। किससे? यूपी से। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? यूपी से। सबसे कम किससे लगती है? गुजरात से। यहाँ से क्वेश्चन आना है तो आना है, यहाँ से देख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करके रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के लिए। और कल हमने जो क्लास कराई है आप लोगों ने देखी? आप लोगों ने बताया नहीं आप लोगों को वो क्लास कैसी लगी, बता दिया करो मुझे। तो चलते हैं आगे। हो गया आपको? उत्तर प्रदेश 14 ज़िले, छत्तीसगढ़ 7, महाराष्ट्र से 10, राजस्थान से 10, गुजरात से 2। चलूँ आगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया है, कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकट स्थित है? देखो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने अगर पूछा, कल मैंने समझाया आपको कि ये इधर मानक समय रेखा, और उसने क्वेश्चन दे दिया सिंगरौली। तो ये तो यहाँ से गुजरती है। अब उसने क्या कि निकटतम स्थित है, यानी जो आपकी मानक समय रेखा है तो उसके निकट कौन सा है? उज्जैन इधर है क्या? ये उज्जैन है। उज्जैन यहाँ से लगे। देखो मैं मैप बनाऊँ, क्योंकि मध्य प्रदेश को मैप से ही समझो तो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैप से क्या है, दिमाग का फिट हो जाती हैं। ये हो गया उज्जैन। ये हो गया आपका होशंगाबाद। इधर आ गया आपका सागर। इस रीजन में ये रहा सागर। अब सबसे बताओ, इधर निकल रही है मानक समय रेखा। आपको ऑप्शन देके आंसर लगाना है कि कौन सा सही है, और इधर है आपका रीवा। अब आप खुद देख लीजिए कि आंसर कौन सा सही है। रीवा, बिना आंख बंद करे लगा। तो आप लोगों के दिमाग में मैप चलना चाहिए कि कौन सा जिला कौन सी जहाँ पर स्थित है, कौन सी उसकी लोकेशन है, कहाँ पर है। तो रीवा है, आंसर सही आ गया रीवा। थोड़ा दिमाग का प्रयोग करना एग्जाम में। तो ये मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन आप हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दो। कौन सा शहर, कौन सा जिला महाराष्ट्र से सीमा साझा नहीं करता? तो महाराष्ट्र से सीमा साझा कौन नहीं कर रहा? तो महाराष्ट्र से सीमा साझा नहीं करेगा देवास। कौन नहीं करेगा? देवास। तो महाराष्ट्र कौन से रीजन में? इस रीजन में। देवास कहाँ पर है? इधर है। ये देवों का वास है इधर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मगर यहाँ से महाराष्ट्र से लगेंगे जितने भी बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, खंडवा, खरगोन, ये किससे सटे हुए हैं? महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। तो देवास ऊपर है। आंसर हो गया डी। कौन सा हो गया? डी।
याद रख लोगे। ये रहा आपका महाराष्ट्र का रीजन, ये रहा। चलिए घूमते महाराष्ट्र, बालाघाट, इधर बाला हो गई, बाला के बाद इधर सिवनी, यहाँ पर आ गया छिंदवाड़ा, अब आ गया पांडुरना। अभी वर्तमान में पांडुरना हो गया है। तो महाराष्ट्र से 10 नहीं 11 जिले सीमा बनाएंगे, क्योंकि पांडुरना की भी सीमा लगती है महाराष्ट्र से। ओके, पांडुरना है, सही है, 10, ठीक है। पांडुरना, पांडुरना के बाद आ गया आपका बुरहानपुर, इधर बुरहानपुर, इधर आपका खंडवा, इधर आपका खरगोन, इधर आपका बड़वानी, इधर इस रीजन में यहाँ पे बड़वानी, इस रीजन में बड़वानी, इधर आपका अलीराजपुर, यहाँ है आपका बैतूल, इधर बैतूल, इसी रीजन में आसपास में थोड़े ऊपर नीचे हो गए मेरे। तो आप लोगों को याद रखना, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांडुरना। अगर उसने क्वेश्चन दे दिया अलीराजपुर की जगह झाबुआ, तो आपको क्या लगाना, उसने पूछ लिया कि महाराष्ट्र किसकी सीमा साझा नहीं होती है, ध्यान रखना झाबुआ की, क्योंकि अलीराजपुर की सीमा साझा करता है। और झाबुआ किससे करता है, झाबुआ करता है राजस्थान से। किससे करता है, राजस्थान से, ठीक है। झाबुआ मैंने पूरा मैप में बताया आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन आया एमपीपीएससी 2010 में कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है। तो सिंधु गंगा के मैदान यानी ये आपकी सिंधु नदी आ रही है इधर, ये गंगा नदी जा रही है इधर। गंगा नदी को क्या कहते हैं हम, सिंधु नदी, गंगा मैदान कहते हैं। अब गंगा नदी इधर है इंदौर आपका, ये जबलपुर है, इधर आपका भोपाल। अब आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा ये आपका है ग्वालियर। तो सिंधु नदी कहाँ पर है, वो गंगा नदी, सॉरी कहाँ पर है, गंगा नदी किससे सट रही है, ग्वालियर से। किससे, ग्वालियर से। एक ग्वालियर वाला जितना भी चंबल रीजन है, ग्वालियर दतिया, तो इन्हें सिंधु गंगा का रीजन बोला जाता है। कितना, किसका रीजन, सिंधु गंगा का मैदान बोलते हैं। किसे, ग्वालियर को। यूपी से जितने भी जिले लगते हैं उन्हें सिंधु गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। आगे चलूँ, समझ में आ गया। अभी हमने 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्लास आधा घंटा होने वाला है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि शहर सिंधु गंगा के मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। भोपाल के किस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग की दूरी सर्वाधिक है। तो भोपाल अपना ये रहा, और यहाँ से अपन देखेंगे जिला। तो भोपाल से सर्वाधिक दूरी किसकी होगी, कटनी की। किसकी होगी, कटनी की सर्वाधिक दूरी बैठेगी किसकी, भोपाल से। ये भी डाटा आप लोगों को याद नहीं करना, क्योंकि ऊट पटांग डाटा है, ये आप लोग याद नहीं कर पाओगे। और इसको याद करने के चक्कर में बाकी जो क्वेश्चन है आते हुए उन्हें भूल जाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको नहीं याद करना बिल्कुल भी। हाँ, आप लोग महारथी हो, जो महान ज्ञानवान हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है कि एक्स्ट्रा दिमाग होता है, वो लोग इस डाटा को याद कर सकते हैं। और बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं जिन्हें ओनली एग्ज़ाम निकालना है, वो भले ना याद करें इसको, क्योंकि ऊट पटांग डाटा के चक्कर में हम नॉर्मल क्वेश्चन भूल जाते हैं। मध्य प्रदेश का हृदय प्रदेश किसने कहा, यानी मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहने वाले कौन थे। ये मैंने कल बता दिया था। ये भी मैंने बता दिया कि भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है, जबलपुर, वो जवाहरलाल नेहरू को, सॉरी किन्हें। अगर भोपाल के लिए सर्वाधिक जोर दे रहे थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन दे रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। मगर एक व्यक्ति का मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि उन्होंने जबलपुर को राजधानी बनाने का वो दिया था कि जबलपुर को राजधानी बनाया जाए, ठीक है। तो मैं कल नाम आपको बता दूंगी वो कौन थे। आज थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि दिमाग में थोड़ा फैक्ट रहते हैं इसीलिए, और दूसरा मेरा आज सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो आज तो 1-2 क्वेश्चन अगर मेरे मुंह से निकल भी जाएं तो मैं, आप बता देना मुझे कमेंट करके, ये क्वेश्चन ऐसे बोला आपने, तो मैं उसे सही रिसर्च करके बता दूंगी,
ठीक करके, क्योंकि कभी कैसा होता है कि बहुत सारे फैक्ट होते हैं तो कुछ बोलते अपन कुछ है पर मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो इसीलिए गलती हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि अंधविश्वास नहीं बनना, थोड़ा उसे देख लेना कि क्वेश्चन को क्या है क्या नहीं है, तो आप अपने देख लेना, क्योंकि मैं अपने पहले मुंह से आप लोगों को बता दे रही हूँ। वैसे मैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बोलूँगी, मैं उतना बोलूँगी जितना मुझे आता है, वरना ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी आप लोगों को। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन ये वाला आ सकता है कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं हम किसको, सागर को। किसको कहते हैं, सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ठीक है, अब आ गया ये क्वेश्चन पूछा गया जेल प्रहरी में और एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, एक बार नहीं 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। याद रखना, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु किसकी, मध्य प्रदेश की। अगर उसने पूछ लिया कि मालवा की जलवायु कैसी है, तो मालवा की जलवायु शीतोष्ण कैसी है, शीतोष्ण। अगर पूछ लिया कि मालवा की शीतोष्ण जलवायु यानी सम जलवायु किसने कहा है, सम जलवायु यानी सर्वश्रेष्ठ जलवायु, सम जलवायु यानी सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहने वाला था फायान। कौन था, फायान। ये मध्य प्रदेश में मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया किसने, फायान ने। क्यों बताया इसने कि ये उधर से उत्तर भारत से होता हुआ ये आता है सीधे इधर, ऐसे उत्तर भारत से आता है। अब उत्तर भारत में इस टाइम पे का सर्वाधिक गर्मी रहती है, यहाँ पे टेम्परेचर 45, 47, 50, जितना भी मुरैना, भिंड, ग्वालियर यहाँ चलती है लू, यहाँ पे 45, 50 टेम्परेचर रहता है। अब ये इधर से आएगा तो इधर क्या है, गर्मी, और इधर आते 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 क्या होने लगी, हल्की हल्की बरसात होने। तब इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, ना इतनी ट्रेन थी, यानी धीरे धीरे पैदल कुछ दूरियाँ, कुछ बैलगाड़ी, इससे चलता था। यहाँ तक आते आते इसको थोड़ा अगस्त या सितंबर का महीना आएगा तो यहाँ पर इसे ये बताता है कि मालवा की जलवायु सर्वश्रेष्ठ जलवायु। मालवा के पे ज़्यादातर टेम्परेचर रहता है वो 35-30 के लगभग रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। बहुत ज़्यादा हो जाए तो मेरे हिसाब से 40 तो बहुत होता है वहाँ पे। अगर 40 टेम्परेचर पहुँच गया तो बहुत गर्मी लगेगी, और 40 टेम्परेचर तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल क्या, हमारे यहाँ पे 45 टेम्परेचर रहता है हमेशा। गर्मियों में यहाँ 45, 46, 47 टेम्परेचर टच कर जाता है, जितने भी उत्तरी जिले हैं यहाँ पर। तो कैसी जलवायु, मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसूनी महाद्वीपीय जलवायु। क्यों, कारण क्या है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु, कर्क रेखा गुजरती है। क्या कारण, कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा कारण अगर पूछ ले मध्य प्रदेश कैसा है, भू आवेशित राज्य। कैसा, भू आवेशित राज्य, यानी मध्य प्रदेश से ना ही कोई समुद्र की सीमा लगती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश कैसा है, भू आवेशित राज्य, कहीं से भी किसी भी समुद्र से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, आगे चलो। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जिसे क्या कहते हैं, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है, ग्वालियर में। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा देख लेंगे, कल हम इनको डिटेल में लेके आएंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद कहाँ पर है, भोपाल में, जिसे किसने बनवाया, दोस्त मोहम्मद। किसने बनवाया, दोस्त मोहम्मद ने। किसने, कौन सी मस्जिद को, ताजुल मस्जिद को। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है कौन सी, 2.5 सीढ़ी की, जो कहाँ पर है, भोपाल में। कौन सी, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद है, सबसे छोटी मस्जिद है, जो कहाँ पर है, भोपाल में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, खजराना गणेश मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च कहाँ पर है, भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन आ गया हमारा कि मध्य प्रदेश की अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक है। यानी वार्षिक यानी सर्वाधिक तापांतर किधर देखा जाता है, उत्तरी जिलों में सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर मिलेगा हमें, उत्तरी जिलों में। ना ही इतना पूर्वी जिलों में रहता है, ना ही इतना
दक्षिणी जिलों में रहेगा, ना ही इतना ज़्यादा आपके पश्चिमी जिलों में, सर्वाधिक उत्तरी जिलों में मिलेगा आपका तापांतर। तो ये भूगोल की क्लास में पूरा कंप्लीट देखेंगे। उस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिए। उस क्लास को मैं कह रही हूँ जरूर देखना, कि वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन मैं गारंटी लेती हूँ, 5 क्वेश्चन वहाँ से निकल के आएंगे अगर आपने क्लास को ईमानदारी से देखा। वो क्लास आप लोगों की कम से कम 3, साढ़े 3, 4 घंटे की क्लास होगी। तो उस क्लास में ज़रूर जुड़ना। और क्लास का मैं टाइम बता दूंगी जिस दिन, जैसे मैं क्लास लूँगी या 11 तारीख को या 10 तारीख को, तो मैं बता दूंगी। तो पहले ही एक दिन पहले बता दूंगी कि क्लास मैं कल लेने वाली हूँ, ठीक है। तो इतनी बड़ी क्लास आने वाली है और क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों का एक लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मुझे क्लास को बनाने में और अपलोड करने में। आप लोग भी जानते हो कि आप खुद पढ़ रहे हो कि कंटेंट को कहीं से अगर लेने में कितना टाइम लगता है, और अब मुझे तो पूरा टाइप करना पड़ता है आप लोगों के लिए, तब आप लोगों के लिए इतना कंटेंट लेके आ पाती हूँ मैं। मध्य प्रदेश का वार्षिक तापमान सर्वाधिक देखा जाता है उत्तरी जिलों में। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। दक्षिण से कहाँ पर? उत्तर की ओर बढ़ता है। अगर पूछ ले ग्रीष्म ऋतु में तापांतर कैसे बढ़ेगा, तो दक्षिण से जाएगा सीधे ऐसे, तो यहाँ से बढ़ेगा। अगर यहाँ से तापमान बढ़ेगा तो इधर कम होगा, क्या होगा? कम होगा इधर तापमान, और इधर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा टेम्परेचर। इधर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अगर देख लें कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक तापमान कब रहता है? मई में। और अगर पूछ ले कि तापांतर वाला माह कौन सा है, वो है मार्च। मार्च में सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलेगा। तापांतर का मतलब होता है कि सर्दी और गर्मी, यानी रात में आपको जो मौसम रहेगा बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और जब आप दिन में देखोगे तो दिन में टेम्परेचर हाई रहेगा, यहाँ पर 25-30 डिग्री टेम्परेचर। और रात में मार्च के महीने में आप लोग देखिए कि रात में इतना ठंडा तापमान हो जाता है कि सर्दी लगती है, और दिन में धूप लगती है। सर्वाधिक तापांतर देखने को मिलता है। और न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में। न्यूनतम तापमान रहता है, यहाँ पर सर्वाधिक ठंड रहती है। तो सर्वाधिक ठंड यहाँ पर टेम्परेचर 10 और 18 के बीच में रहता है, जबकि जनवरी के महीने में कई बार हमारे यहाँ पे देखा गया था 3 डिग्री टेम्परेचर देखा गया था। 3 डिग्री टेम्परेचर, एक बार तो 1 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पे। 1 डिग्री मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में 1 डिग्री टेम्परेचर था। और नाइट में अभी भी सर्दी आएंगी, 3 डिग्री टेम्परेचर रहता है नाइट में। किसका? मुरैना जिला का। यहाँ पे सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक सर्दी देखने को मिलती है उत्तरी जिलों में। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया, आगे चलते हैं। हाँ, ये मेरे क्वेश्चन आ गया। मैंने कि किसी का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, ये क्वेश्चन आ गया कि फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? जबलपुर को। किसको? जबलपुर को फजल अली आयोग ने बोला था कि जबलपुर को राजधानी बनाया जाए, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाया? भोपाल को। किसको? भोपाल को। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल में। याद रखना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। किसको बनाने का श्रेय जाता है? नेहरू जी को। किनको? नेहरू जी को, चाचा नेहरू को। और पूछ ले फजल अली आयोग ने राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, वो जबलपुर की थी। कहाँ की? जबलपुर की। ये मैंने बता दिया, मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं? तो वो है कौन सा? तिलवारा घाट। कौन सा घाट? तिलवारा घाट। कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। तिलवारा घाट पर मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई, क्योंकि ये महात्मा गांधी यहाँ पर जबलपुर में कितने? 3 बार आए थे। कितने? 3 बार आए थे, इसीलिए इनकी अस्थियां कहाँ पर मिलेंगी आपको? जबलपुर में। आज़ादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी 3 बार कहाँ पर आए? जबलपुर में आए। निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण किया। कौन से घाट का? तिलवारा घाट का। तिलवारा घाट पर लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन समूह को संबोधित भी किया था। इसका नाम तिलक भूमि के नाम से जाना जाता है। तो तिलवारा घाट को किसके? तिलक भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी ने क्या किया था? जन समूह, यानी जनता का समूह।
किसका? जनता का समूह। अब पूछो मैडम जन समूह क्या होता है, तो जनता का समूह को यहाँ पर इकट्ठा किया था इन्होंने। ठीक है। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ पर होती है? तो वो कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ पर होती है? भोपाल में मध्य प्रदेश के रियल अथॉरिटी की स्थापना होती है। कब होती है? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना अगर पूछने कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना कब होती है? 2016 में। और कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना 2016 में भोपाल में होती है। अगर पूछ ले उसका उद्देश्य क्या है, तो संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना। किसका? संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना। ठीक है। आगे चलते लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र? कितने? 29। कितने? 29 लोकसभा के लिए क्या है? निर्वाचन क्षेत्र। ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी में। अब पूछो इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, मगर सरल क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम में गलत करते आते हो, क्योंकि प्रेशर इतना रहता है कि वहाँ पे हम भूल जाते हैं। अगर पूछ ले कि अविभाजित यानी जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, उस समय लोकसभा की सीटें कितनी थी? 40। कितनी थी? 40। अगर पूछ ले कि लोकसभा में सीटों में एसटी की संख्या यानी एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 6। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 4। कितनी? अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 6। कितनी है? 6। ठीक है। और जाति के लिए 4। वर्तमान में कितनी? 29। अविभाजित मध्य प्रदेश की 40। राज्यसभा में कितनी है? 11। कितनी? राज्यसभा में कितनी सीटों पर निर्वाचन होते हैं मध्य प्रदेश के? 11। सर्वाधिक सीटें कहाँ पर मिलेगी? यूपी में। कहाँ पर मिलेगी? यूपी में। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। अगर पूछ ले अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी? 16 थी। 4 किसको दे दी? छत्तीसगढ़ को। किसको दे दी? छत्तीसगढ़ को। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 230। अगर पूछ ले छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ तब कितनी थी? 320। तब कितनी थी? 320। 100 किसको दे दी? छत्तीसगढ़ को दे दी। ये क्वेश्चन अभी का है, रिसेंटली 2022 पटवारी में, हो सकता है कि रिपीट हो जाए। तो उसने पूछ लिया वर्तमान। अब पूछ ले अविभाजित, तो 320 लगा के आना है, और वर्तमान पूछ ले तो 230 लगा के आना। ठीक है। 230। मध्य प्रदेश एक है। मध्य प्रदेश क्या है? भू आवेशित राज्य। क्या? भू आवेशित राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। भू आवेशित राज्य क्यों कहते हैं? यानी वो राज्य जो किसी अन्य देश से सीमा और किसी समुद्री तट से सीमा साझा ना करे, उसे क्या कहते हैं? भू आवेशित राज्य कहते हैं। यानी ना मध्य प्रदेश की सीमा किसी देश से लगती है, ना मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र से लगती है। ठीक है। अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में भू आवेशित राज्य कितने हैं भारत में, तो भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना, इनकी किसी भी देश से सीमा नहीं लगती है। ठीक है। किसी भी देश से सीमा नहीं लगती है मध्य प्रदेश की, ना छत्तीसगढ़ की, ना हरियाणा की, ना झारखंड की, ना तेलंगाना की। कौन सा जिला भू आवेशित है? आंख बंद करके लगा भोपाल, क्योंकि मुरैना भी मैंने पढ़ाया, नीमच मैंने पढ़ाया है और छिंदवाड़ा भी पढ़ाया है। ये सब कितने अंतर ये सीमा बनाते हैं अन्य राज्यों से। भू आवेशित जिले मैंने बता दिए थे, कितने थे? 18। ठीक है। अगर जैसे बड़े शहरों में देख लें तो भोपाल, इंदौर, देवास, सीहोर, विदिशा, कटनी, जबलपुर, ये सब कैसे हैं? भू आवेशित राज्य। कैसे हैं? भू आवेशित राज्य। किरार घाटी विवाद किन दो देशों के बीच में? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में किरार घाटी विवाद, क्योंकि 7 किलोमीटर का क्षेत्र है जिस पर क्या है? विवाद है। जो कौन सा है? किरार घाटी में। कहाँ पर है? किरार घाटी में।
अगर पूछ ले मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है, 308 245, कितना है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, 308 245। मगर कुछ किताबों में 308 255 भी बताया जाता है, ठीक है, 308 255 भी बताया जाता है कुछ किताबों में, और कुछ किताबों में 308 245। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिखे आप लगा देना। राजकीय खेल मल्लखंभ के बारे में सही है, क्वेश्चन मैंने कर लिया था 2013 में, बिल्कुल सही है। मल्लखंभ के लिए प्रवास जोशी, मल्लखंभ का प्रारंभ कहाँ से होता है, उज्जैन से होता है। मध्य प्रदेश को राज्य की खेल का दर्जा 2013 में प्रवास जोशी सम्मान देते हैं। इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, उज्जैन से होता है। अच्छा, शरद जोशी लिखा है, सॉरी, यहाँ पे प्रवास जोशी पुरस्कार देते हैं, शरद जोशी ने प्रवास जोशी। बताओ मैंने कितना कंफ्यूज कर दिया, मैंने जोशी पढ़ा और कह दिया, नहीं बिल्कुल सही है। यहाँ पे शरद जोशी लिखा है, वहाँ पे प्रवास जोशी। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे, बहुत ध्यान से, ओके, आंख बंद करके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन कितने रखे हैं, हमारे बहुत क्वेश्चन रखे हैं बेटे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे उधर, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइन इन सिनेमा कहाँ पर खोला गया था, कहाँ पर खोलेगा लगा था मध्य प्रदेश का पहला ड्राइन इन सिनेमा। तो मध्य प्रदेश का पहला ड्राइन इन सिनेमा कहाँ पर खोला गया था, तो ये खोला गया था श्री भोपाल में। कहाँ पर, ये भोपाल लिखा है, श्रीपाल कर दिया है, कहाँ पर लिखा है, भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइन इन सिनेमा ये कहाँ पर है, भोपाल। किन के नाम पर, राजा भोज के नाम पर। किसका भोपाल नाम किसके नाम पे पड़ा है, राजा भोज के नाम पर इसका भोपाल नाम पड़ा था, ठीक है। भोपाल में राज्य पर्यटन निगम के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी परिवेश ड्राइन इन सिनेमा की शुरुआत की गई थी। कौन से होटल में, लेक व्यू रेसिडेंसी परिसर में, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें थी, जस्ट अभी बताया है, कितनी थी, 230। क्वेश्चन उसने कितना घुमाया, अगर डायरेक्ट पूछ सकता था कि लोकसभा की सीटें कितनी थी, विधानसभा की सीटें कितनी थी, सीधा पूछ सकता था 230। नहीं, उसने कह दी 104वां संविधान संशोधन 2019 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें, 230। कितना उसने क्वेश्चन घुमाया है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछ ले 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के अलावा 13 राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान है। कितनी, मध्य प्रदेश के 13 राज्यों की विधानसभा सीटों में एक क्या है, एंग्लो इंडियन सीट का क्या है, प्रावधान है। इस कारण वर्तमान मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230 है। कितनी है, 230 है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्य में विधानसभा सीट आरक्षित में से एंग्लो इंडिया सीट का प्रावधान है। जस्ट अभी क्वेश्चन ऊपर कराया है, कितनी है, 13। कितनी है, 13। अभी ऊपर करा के आई हूँ मैं, 13 डी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था, यानी मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था 2000। तो मध्य प्रदेश कैसा था, पहला। कौन सा था, पहला, क्योंकि 2000 में मध्य प्रदेश से कौन अलग हो गया, छत्तीसगढ़। कौन अलग हो गया, छत्तीसगढ़। तो अब कौन सा है, वर्तमान में राजस्थान। याद रखना, वर्तमान में राजस्थान है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। और जब पहले पूछ ले कि 2000 से पहले कौन था, तो मध्य प्रदेश था, ठीक है।
2020 से सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाता है? कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किसकी सारस की जनसंख्या है और कौन सा जिला है जो लैंड ऑफ सारस के नाम से जाना जाता है? बालाघाट है। ये क्वेश्चन पटवारी 2022 में आया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि 2020 से सारस पक्षी की अधिकता के कारण मध्य प्रदेश का कौन सा जिला लैंड ऑफ सारस के नाम से जानते हैं? तो बालाघाट को। किसको? बालाघाट को। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? अनूपपुर में। कहाँ पर है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर? मध्य प्रदेश के अनूपपुर में देखी गई है। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.35%। कितनी है? 20.35। कल मैं इसकी डिटेल लेके आऊँगा। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आना है, मैं गारंटी कह रही हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर उठाएगा, क्लास को चूकना मत और इसको जरूर देखना। भूगोल की क्लास में ये जनसंख्या वृद्धि दर सब आएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा? इंदौर। कौन सा? 32.9%। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर देखी गई है? अनूपपुर में। कहाँ पर? अनूपपुर में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल है, यानी ये आपका भोपाल। भोपाल से सबसे निकट कौन सा बैठेगा? तो मत भोपाल से सबसे निकट बैठेगा पचमढ़ी। कौन सा बैठेगा? पचमढ़ी। कहाँ पर है? नर्मदापुरम में भोपाल से सबसे निकट बैठेगा। मध्य प्रदेश राज्य का लिंगानुपात बराबर किस जिले का लिंगानुपात, यानी मध्य प्रदेश के राज्य का लिंगानुपात और कौन से जिले का लिंगानुपात बराबर है? तो रीवा और मध्य प्रदेश का बराबर लिंगानुपात है, यानी 931 मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है और 931 किसका है? रीवा का लिंगानुपात है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा रीवा, और ये मध्य प्रदेश और रीवा का लिंगानुपात राज्य के बराबर है। अगर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2023 में कौन सा नगर निगम बनाया गया है, तो नगर निगम बनाया है भिंड। न्यूनतम नगर निगम बनाया गया। अगर पूछ ले कि 17वां नगर निगम कौन सा बनाया गया, तब भी आंसर होगा भिंड। और पूछे 2023 में कौन नगर निगम बनाया गया, तब भी भिंड आंसर होगा। नगर निगम की संख्या कितनी है? 17। मध्य प्रदेश में वर्षा से संबंधित सही कथन को चयन कीजिए। चलिए करते हैं सही कथन का चयन और आंसर देंगे। मैं छोटा कर लूँ इसको। अरे आप लोगों ने आंसर देख लिया, देखा तो नहीं ईमानदारी से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा? बालाघाट, अभी मैंने बताया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? पचमढ़ी, अभी मैंने सही बताया। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही। क्यों? उत्तर पश्चिम में कम वर्षा होती है और इधर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। उत्तर पश्चिम ये आपका उत्तर, और इधर मालवा रीजन है पश्चिम में, यहाँ सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है और सबसे कम मिलेगी कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्रों में। कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक कम वर्षा देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले तो पचमढ़ी है। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला पठार कौन सा है, तो वो बघेलखंड का पठार है। कौन सा? बघेलखंड का पठार सर्वाधिक वर्षा वाला पठार मिलेगा। और मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूर्व क्षेत्र की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि 60 सेंटीमीटर वर्षा की समवृष्टि रेखा मध्य प्रदेश को पूर्वी और पश्चिम दो भागों में बांटती है। अगर पूछ ले कि कौन सी रेखा मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिम भाग को दो भागों में बांटती है, तो 60 सेंटीमीटर की वर्षा। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान अधिक रहता है, तो उत्तरी भाग में। कहाँ पर? उत्तरी भाग में अधिक तापमान रहता है। ये लो MPPSC 2020 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में महाद्वीपीय जलवायु के कारण वार्षिक तापमान अधिक रहता है। मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो यानी मध्य प्रदेश की जो गर्मियाँ वहाँ से औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया। एक क्वेश्चन कल से मैं देख के लाऊंगी, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, न्यू क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते कौन सा सही। मध्य प्रदेश की राज्य की फसल सोयाबीन है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन उत्तरी क्षेत्रों में अधिक होता है, बिल्कुल सही है। मालवा क्षेत्र में चावल होते हैं, बिल्कुल नहीं। मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक होता है सोयाबीन।
क्या होता है मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक होता है सोयाबीन। आंसर निकल के आता है डी। कौन सा निकल के आता है? डी। निम्नलिखित में से असंगत को देखिए तो भैया देख लें हम असंगत को, कौन असंगत है। और कभी भी असंगत की संगत नहीं करना चाहिए, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान के साथ आप रहोगे आपके वैसे ही आपके अंदर गुण आएंगे। आपके अंदर अच्छे के गुण आएंगे तो अच्छाई के साथ रहना, बुरे के साथ रहोगे तो बुरे गुण आएंगे। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि उन लोगों से हमेशा दूर रहें जो आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। हमेशा उन लोगों की संगत करें जो सकारात्मक सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक पोस्ट चाहिए ना कि 1000 पोस्ट चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 10 पोस्ट आई हैं, क्या करेंगे 10 पोस्टों में, और ले लेंगे। आपको ये सोचना है कि 10 पोस्टों में 1 पोस्ट मेरी होनी चाहिए, हमें 9 पोस्ट किसी और को बांट देनी चाहिए। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना, आपको दृढ़ निश्चय बन के रहना है। तो मेरा आप लोगों से यही सजेशन है कि आप लोग एग्ज़ाम में दे के जाएँ, जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो एनर्जी के साथ जाएं। किसके? एनर्जी के साथ जाएं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तरी जिला मुरैना बिल्कुल सही है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, पश्चिमी जिला रतलाम है बिल्कुल नहीं, पूर्वी जिला सिंगरौली है बिल्कुल सही है। आंसर निकल के आता है सी इसका। पश्चिमी जिला कौन सा? अलीराजपुर। कल मैंने पूरा मैप के साथ बताया है, अगर जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है उस क्लास को ज़रूर देखना। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखना। राधे राधे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है? जस्ट अभी मैंने क्वेश्चन बताया और पूरा मैंने पढ़ के बताया, तो कहीं पर भी हरदा आया नहीं आया। कौन आया? बड़वानी आया, बैतूल आया, बुरहानपुर आया, खंडवा आया, खरगोन आया, छिंदवाड़ा आया, पांडुरना आया, सिवनी आया, बालाघाट आया। कहीं पर हरदा आया नहीं आया। ये आपका क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश के कितने ज़िले छत्तीसगढ़ से सीमा? निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है? छत्तीसगढ़ की सीमा किन से नहीं लगेगी? छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगेगी तो वो जिला है आपका अनूपपुर। अनूपपुर की सीमा छत्तीसगढ़ से बिल्कुल नहीं लगती है, आपको याद रखना। नहीं, अनूपपुर की लगती है, आंसर इसका गलत है। तो सींधी की लगेगी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, मंडला और बालाघाट की सीमा लगेगी, जबकि कटनी की सीमा। क्वेश्चन कौन सा पूछा उसने? आंसर इसमें गलत दे दिया है। मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं लगेगी, वो कौन सा? रीवा। कौन है? रीवा। इसमें आंसर 2 गलत दे दिए। उमरिया। 1 मिनट रुकना, इसमें पूछा क्या आ गया है? सॉरी मेरे से गलती हो गई। इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। मैं कह रही उमरिया की भी नहीं लग रही, रीवा की नहीं लग रही, कटनी की नहीं लग रही, अनूपपुर की लग रही है। सॉरी, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। इसका आंसर है डी, अनूपपुर की लग रही है। और कटनी, रीवा, उमरिया इनकी सीमा बिल्कुल भी नहीं लग रही। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाए, कुछ नहीं मैंने गलत पढ़ दिया, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं जा रहा। एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो गया बहुत कुछ जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से जब आउट होते हैं बहुत दुख होता है बेटा, बहुत दुख। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया। मध्य प्रदेश के संगीतकार कौन है? तो श्रीवास्तव। कौन है? महेश श्रीवास्तव है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे। मध्य प्रदेश के पूरा पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट लगते हैं? 34 मिनट लगते हैं। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं रिपोर्ट 2022। आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 2026 की रिपोर्ट पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन को मैं खारिज करती हूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हटाइए क्वेश्चन को। मैं लेके आऊँगी न्यू रिपोर्ट, तेंदुआ की, भालू की, चीता की, कुत्ते की, सब की रिपोर्ट लेके आऊँगी। और आप लोग ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं। आप लोगों को गलत नहीं करना, क्योंकि आपको भूगोल वाली क्लास में ज़रूर आना है। ठीक है, चूकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर पूछा इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कल मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? पचमढ़ी, ना कि शिवपुरी। आप लोगों को याद रखना है, कल वाली क्लास ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए हैं। अगला क्वेश्चन आया है 2023 में चुनाव बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, चुनाव 2023 के हैं, हटा दो इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो दक्षिणी सीमा का निर्धारण करेगी वो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी?
दक्षिणी सीमा का निर्धारण करेगी ताप्ती नदी, उत्तरी सीमा का निर्धारण करेगी कौन सी, चंबल नदी। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है, याद रखना जामनी नदी। अगर उसने पूछ लिया मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी सीमा का निर्धारण कर रही है, जामनी नदी। चंबल नदी किसकी सीमा निर्धारण करती है, अभी बता दिया, अब नहीं बताएंगे। ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड पाने वाला जिला कौन सा है, लाडपुरा खास। कौन सा है, लाडपुरा खास मध्य प्रदेश का बेस्ट टूरिज्म अवार्ड पाने वाला जिला बन गया, कौन, लाडपुरा खास। और इसी के साथ हम क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। तो आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि कल हम फिर ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। कल आप लोगों को इतिहास पढ़ के आना है, ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं। और इतिहास में से मेरे वो क्वेश्चन रहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जिनका रिपीट होने का चांस है। तो कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी हो तो बताना, अच्छी नहीं लगी होगी तब भी बताना। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।